Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with our next lesson plan of हिंदी. हिंदी का नेक्स्ट लेसन प्लान हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम क्लास 6 का प्रकरण बचपन डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि हम सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं लेसन प्लान के अंदर. सबसे स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं? दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश और अवधि. ये हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ होती हैं. ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ में हमें ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं. इसके स्टेप्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें मिनिमम ये चीज़ें लिखनी होती हैं. दिनांक यानी कि जिस डेट को आप पढ़ा रहे हैं. कक्षा आपकी 6th है, विषय आपका हिंदी है, प्रकरण बचपन, कालांश जिस भी पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं, और अवधि आपकी 35 to 40 मिनट्स आपकी एक लेसन प्लान की अवधि होती है. सबसे पहला स्टेप, ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ के बाद हमारे पास क्या होता है? सामान्य उद्देश्य. सामान्य उद्देश्य हम किसके लिखते हैं? जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसके सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं. यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? हिंदी. तो हम हिंदी का लेसन प्लान बना रहे हैं और इसके अंदर हमें हिंदी के ही सामान्य उद्देश्य लिखने हैं. तो सामान्य उद्देश्य किस तरीके से लिखे जाते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे. सामान्य उद्देश्य हम 4 to 5 लिखते हैं हर लेसन प्लान के अंदर, जिसमें पहला है हमारा छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि होगी, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी, छात्रों में उच्चारण क्षमता का विकास होगा, छात्र विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए पढ़ सकेंगे. तो ये हमारे पास कुछ 5 हमारे सामान्य उद्देश्य हो गए जो हमें हिंदी के सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं. उसके बाद हमारे पास विशिष्ट उद्देश्य हैं. विशिष्ट उद्देश्य हम किसके लिखते हैं? विशिष्ट उद्देश्य हम हिंदी का जो हमारा प्रकरण है बचपन उससे रिलेटेड लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य. तो विशिष्ट उद्देश्य में हमारे पास 4 पक्ष होते हैं: ज्ञानात्मक, उसके बाद बोधात्मक, भावात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक. तो इसके अंदर यानी कि जो बोधात्मक और भावात्मक है ये आपका सिमिलर है. तो 4 पक्ष है आपके इसके अंदर. ज्ञानात्मक सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपका बोधात्मक आएगा, 3rd नंबर पे आपका प्रयोगात्मक आएगा और 4th नंबर पे कौशलात्मक आएगा. ज्ञानात्मक में हमें क्या लिखना है? छात्र बचपन से संबंधित जानकारी का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र अपने बचपन को याद कर उसकी व्याख्या कर सकेंगे. उसके बाद हमारे पास भावात्मक या बोधात्मक, इन दोनों में से आप कोई भी एक वर्ड लिख सकते हैं. तो भावात्मक में हमारे पास क्या है? छात्र बचपन से परिचित हो सकेंगे, छात्र बचपन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? अनुप्रयोगात्मक, यानी कि आप उस चीज़ को अप्लाई कैसे करते हो. पहले आपने नॉलेज ली, उसके बाद आपने उसको. प्रयोगात्मक में हमें लिखना है छात्र बचपन की बातों पर गौर कर सकेंगे. उसके बाद है नेक्स्ट हमारा छात्र बचपन के बारे में जानकर अपनी दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे. कौशलात्मक में हमारे पास क्या है? कौशलात्मक में हम लिखेंगे छात्रों में बचपन संबंधित जीवनोपयोगी सामान्य जानकारी प्राप्त होगी. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री. जब हम सारे विशिष्ट उद्देश्य लिख लेते हैं उसके बाद हम शिक्षण सहायक सामग्री यहाँ पर लिखते हैं कि किस तरीके की शिक्षण सहायक सामग्री हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. तो इसके अंदर सामान्य रूप से हम क्या यूज़ करते हैं? चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड यानी कि श्यामपट्ट और पुस्तक, ये चीज़ें, पॉइंटर भी यूज़ कर लेते हैं. तो ये चीज़ें हम सामान्य में लिखते हैं. और जो विशिष्ट में है उसमें हम क्या लिखते हैं? विशिष्ट में हम लिखते हैं जैसे कि हमने कोई भी चार्ट पेपर यूज़ किया है, या फिर हमने कोई मॉडल दिखाया है बच्चों को, या कोई रियल ऑब्जेक्ट दिखाया है, कोई फ्लैश कार्ड दिखाया है. इस तरीके से स्पेसिफिकली जो हम यूज़ करते हैं उसको हम यहाँ पर लिखते हैं. तो अगर चार्ट पेपर यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पर चार्ट पेपर लिखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे पूर्वाज्ञान. बच्चों का जो पूर्वाज्ञान होता है उसको हम अज्यूम करते हैं छात्र बचपन से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं? प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं बच्चों से. इतना हमारा ये जो स्टेप है ये कंप्लीट हो जाता है. सबसे पहले हम क्लास में जाने के बाद जो हमारा पढ़ाने का तरीका है एक तरीके से, वो कब शुरू होता है? जो पढ़ाने के लिए हम स्टेप्स फॉलो करते हैं वो प्रस्तावना प्रश्न से शुरू करते हैं. तो प्रस्तावना प्रश्न हम बच्चों के लेवल का पूछते हैं ताकि जो आंसर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे इस तरीके का आंसर देंगे वही आंसर्स हमें यहाँ पर मिलने चाहिए. तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस बनाने हैं. तो सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न में हम देखेंगे किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं. एक टीचर्स एक्टिविटी होती है, एक स्टूडेंट्स एक्टिविटी होती है. टीचर्स क्वेश्चंस पूछते हैं और स्टूडेंट्स आंसर करते हैं. तो इसके अंदर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? आप कहाँ रहते हैं? तो बच्चे कहेंगे दिल्ली में, मतलब प्लेस बताएंगे. कुछ बच्चे घर बोलेंगे, कुछ बच्चे अपना स्टेट या जहाँ भी वो रहते हैं वो बताएंगे. आपके दोस्तों के नाम क्या हैं? उसके बाद हम दोस्तों के नाम पूछेंगे तो वो अपने अपने तरीके से जो भी उनके फ्रेंड्स होंगे उसके नाम बताएंगे. आप सभी की उम्र कितनी है? तो बच्चे क्या करेंगे? अपनी अपनी उम्र बताएंगे. जब आपके छोटे भाई बहन हैं तो वे शरारत करते हैं, मतलब जो आपके छोटे भाई बहन हैं वो क्या हैं? शरारत करते हैं.
तो वे कौन सी अवस्था होती है, मतलब जब भी आपके छोटे भाई बहन शरारत कर रहे होते हैं, छोटे होते हैं, तब वो कौन सी अवस्था होती है, बचपन। तो इस तरीके से बच्चों के आंसर आएंगे। और बचपन क्या होता है, तो बच्चों के आंसर्स कम आएंगे। ऐसा हो सकता है कि उनके पास इसका कोई एक लाइन में पूरा, एक सेंटेंस में पूरा आंसर ना हो, तो बच्चे मौन रह जाते हैं और ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन हम इसके बाद बोलते हैं। उद्देश्य कथन में हमें क्या स्टेटमेंट बोलनी पड़ती है, स्टेटमेंट ऑफ द एम। छात्रों, आज हम बचपन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो हम उद्देश्य कथन में ये सेंटेंस बोलते हैं और ये सेंटेंस बोलते वक्त ही हम क्या करते हैं, जो बचपन हमारा प्रकरण है उसको ब्लैक बोर्ड पे प्रकरण के सामने लिखते हैं। पहले से इसको वहाँ पर लिखकर नहीं रखते, सिर्फ आप टाइटल डाल देंगे कि यहाँ पर आपको प्रकरण लिखना है आफ्टर स्टेटमेंट, मतलब इस उद्देश्य कथन को बोलते वक्त। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, प्रस्तुतिकरण की। हम प्रेजेंटेशन जो है हमारी वो देंगे यहाँ पर। तो प्रेजेंटेशन हमारी किस तरीके से बनती है, प्रेजेंटेशन के अंदर हमें कॉलम्स बनाने होते हैं, जिसके अंदर हमें सबसे पहला कॉलम बनाना है शिक्षण बिंदु, उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया, उसके बाद छात्र क्रिया, नेक्स्ट हमारा है शिक्षण विधियाँ, सामग्री, शामपट्ट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क, हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल और हमारे सारे मेथड्स यहाँ पर लिखे जाएंगे। उसके बाद आप मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे बच्चों से जब आप लेसन प्लान डिलीवर करेंगे। इससे पता चलता है कि बच्चे आपके लेसन प्लान में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, जहाँ से जहाँ तक हमें पढ़ाना है वो हम पूरा रीड कर लेते हैं। मतलब एक पैराग्राफ भी हो सकता है, एक पेज भी हो सकता है, और अगर चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप पूरा चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें डॉट लगा के आप यहाँ पर अपना शिक्षण बिंदु लिख सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स, 2 वर्ड्स और लास्ट के 2 वर्ड्स, बीच में आपको डॉट लगा देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ लिखेंगे कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक का पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप आदर्श वाचन करते हैं। कौन करता है, टीचर करते हैं। आदर्श वाचन में क्या होता है, छात्राध्यापिका यानी कि जो टीचर है वो उचित उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह, यति गति, भाव या फिर विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन करेंगी। तो ये आदर्श वाचन टीचर करेंगी, छात्र जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ वाचन विधि का आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अनुकरण वाचन, जो टीचर ने पढ़ा है वही सेम वो क्या कहेंगी बच्चों से पढ़ने के लिए। छात्राध्यापिका कुछ छात्रों को अनुकरण वाचन करने का निर्देश देंगी और क्या करेंगी, उसके बाद वह स्वयं कक्षा में भ्रमण करती हुई, मतलब वो बच्चों को देखेंगी क्लास में भ्रमण करती हुई कि बच्चे अपनी बुक में ध्यान दे रहे हैं या नहीं। छात्रों का निरीक्षण करती हैं तथा कठिन शब्दों को स्वयं बताएंगी। जो छात्र हैं वो अध्यापिका के निर्देशानुसार, मतलब उनके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार क्या करेंगे, अनुकरण वाचन करेंगे। इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ेंगे उस चैप्टर को। वाचन का यहाँ प्रयोग हो रहा है। उसके बाद उच्चारण संशोधन। उच्चारण संशोधन में क्या होता है, जितने भी वर्ड्स टफ पढ़ते हैं पूरे चैप्टर के अंदर, जितना आप पढ़ा रहे हैं उसमें जितने भी टफ वर्ड्स आते हैं, जो वर्ड्स बच्चे नहीं बोल पाते, जैसे शताब्दी, स्कर्ट, इस टाइप के जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो क्या करेंगी, छात्राध्यापिका छात्रों द्वारा कुछ अशुद्ध उच्चारित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कराएंगी। मतलब जो बच्चों ने गलत पढ़ा है उसका सही प्रोनाउंसिएशन बताएंगे कि आप इस चीज़ का उच्चारण इस तरीके से कीजिए, और स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके साथ उस चीज़ को प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के साथ बोलेंगे। उच्चारण यहाँ पर किया जाएगा, जो जो शब्द यहाँ पर उच्चारण आप कर रहे हैं उसका यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर लगा देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, वही सारे कॉलम्स बनेंगे नेक्स्ट पेज पर भी। उसके बाद जितने शब्द कठिन होंगे उसका निवारण यानी कि उसका शब्दार्थ टीचर स्टूडेंट्स को बताएंगी और ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगी। तो जितने भी शब्दों का वहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा जा रहा है उतना अर्थ आप यहाँ पर पूरा ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर यहाँ पर लगाएंगे। छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर कठिन शब्दों का अर्थ लिखेंगी तथा छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देंगी। तो ये क्या हुआ, शब्द कठिन निवारण हमारा नेक्स्ट स्टेप। छात्र कठिन शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, यानी कि जो भी टफ वर्ड्स हैं वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। उसके बाद जो टीचर है वो क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। जितना उन्होंने पूरा पढ़ाया है, जो पैराग्राफ उन्होंने पूरा पढ़ा, उसके बाद बच्चों से अनुकरण वाचन कराया, उसके बाद उसके सारे स्टेप्स जो भी थे, उच्चारण संशोधन और शब्दार्थ बताए गए, और उसके बाद अब लास्ट में वो पूरे चैप्टर की व्याख्या करेंगे अच्छे से। व्याख्या में जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। आप वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं ईजिली। छात्र जो हैं वो व्याख्या को, यानी कि जो भी एक्सप्लेन कर रही हैं टीचर, उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ व्याख्यान विधि का यानी कि एक्सप्लेनेशन मैथड का यूज़ किया जा रहा है।
अब यहाँ पर आप जो भी चार्ट पेपर बच्चों को दिखाएंगे, जैसे कि ये चैप्टर किस चीज़ का है, बचपन का है, और इसमें जिस तरीके के बच्चे कपड़े पहनते हैं बचपन में, या जो चीज़ें जैसे कि यहाँ पर आइसक्रीम, कुल्फ़ी, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें छपी हुई हैं यहाँ पर, यानी कि इस तरीके की चीज़ें बच्चे बचपन में खाना पीना पसंद करते हैं, पहनना पसंद करते हैं। तो इन चीज़ों का आप एक अच्छा सा चार्ट पेपर बना के बच्चों को प्रेजेंटेशन के टाइम पर बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसके बाद साहित्य सौंदर्य आप बताएंगे यहाँ पर। इसमें भाववाचक संज्ञा तथा परिमाणवाचक संज्ञा जो विशेषण है उसका प्रयोग किया गया है। छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, कथन वाचन का यहाँ यूज़ होगा। और उसके बाद आप मूल्यांकन प्रश्न में पूछ लेंगे, लेखिका बचपन में कौन कौन सी पोशाक पहनती थी। तो जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसके हिसाब से ही आप उसमें से एक क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हैं, ताकि ये पता चल सके कि बच्चों ने आपका पाठ ध्यान से सुना है या नहीं। उसके बाद मौन वाचन करने के लिए आप स्टूडेंट से बोलेंगे, यानी कि छात्राध्यापिका यानी टीचर जो है वो मौन वाचन करने के लिए बच्चों से कहेंगी। तो ये लास्ट इसका स्टेप होता है। और टीचर के लिए उसके बाद एक स्टेप और है, जिसके अंदर पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद टीचर पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगी, यानी कि रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस, जितना उन्होंने पढ़ाया है उसके अंदर से ही 2 से 3 क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाएंगे। यह कहानी बचपन किससे संबंधित है, लेखिका बचपन में कौन कौन से रंग के कपड़े पहनती थी। उसके बाद है पहले आइसक्रीम को क्या कहा करते थे। तो ये आपके 3 प्रश्न हो गए, आप क्वेश्चन बदल भी सकते हैं। उसके बाद आप गृह कार्य देंगे बच्चों को, यह आपका स्टेप है एक लास्ट होम असाइनमेंट का। गृह कार्य में आप किसी भी तरीके का लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों को दे सकते हैं, सभी अपने बचपन से संबंधित एक निबंध लिखकर लाएंगे। तो इस तरीके का एक पैराग्राफ लिखने के लिए या एक पेज पर पूरा कंटेंट लिखने के लिए आप बच्चों को कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। लास्ट में पर्यवेक्षक टिप्पणी के लिए यहाँ पर जगह छोड़ी जाती है, जिससे जो भी आपके सुपरवाइज़र होते हैं, जो आपका लेसन प्लान ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या करते हैं आपको देखकर आपको देखकर आपकी जो भी कमियां हैं आपके लेसन प्लान के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताते हैं कि कौन सी कमी रह गई, या बहुत अच्छा आपका लेसन प्लान है तो वो यहाँ पर गुड रिमार्क्स देकर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बचपन का लेसन प्लान डिस्कस किया और इसके सारे स्टेप्स देखे किस तरीके से ये लेसन प्लान बनेगा। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, like and comment on this. Thank you.